छत्तीसगढ़ की सत्ता तक पहुंचने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। जनता को लुभाने के लिए गैस सिलेंडर के दाम कम करने, कर्ज माफी सहित तमाम वादे किए। सत्ता में आने के बाद भले ही इन घोषणाओं का लाभ जनता को मिले, लेकिन इस पर आने वाले खर्च की भरपाई कहां से होगी? जाहिर है कि राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि मध्य प्रदेश ने कुछ दिन पहले ही कर्ज लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर है। यहाँ की केंद्र सरकार की तुलना में भी हमारी स्थिति अच्छी है। 5 साल हमने सेवा की छत्तीसगढ़ की, और अर्थव्यवस्था चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करो चाहे दूसरे प्रदेश की बात करो, जो अभी मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही कर्ज लिया, मार्केट से कर्ज लिया है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से, और तो और केंद्र सरकार के से भी तुलना करेंगे तो उससे भी बेहतर हमारी स्थिति छत्तीसगढ़ की है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को एक निजी आमदनी का जरिया बनाया है। आर्थिक स्रोतों को जिस प्रकार से दोहन कर विकास होना चाहिए, नहीं हुआ। सीएम भूपेश ने केवल दिल्ली को खुश करने के लिए अपने 5 साल बिताए हैं। भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को जो है एक निजी आमदनी का जरिया बनाया। आर्थिक स्रोतों को जिस प्रकार से दोहन होकर विकास होना चाहिए उस ओर नहीं लगाया। उन्होंने केवल दिल्ली को खुश करने के लिए जो है अपने 5 साल समाप्त किए हैं। अगर अर्थनीति ठीक होगी सरकार की और एक व्यवस्थित होगी तो निश्चित तौर पे हम लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला सकते हैं, अच्छी योजनाओं से लाभ भी दिला सकते हैं। चुनावी घोषणाओं में राजनीतिक पार्टियों ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कर्ज का सहारा लेना पड़ेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ पर 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। अब देखना होगा कि चुनाव में की गई घोषणा को पूरा करने के लिए नई सरकार किन मापदंडों का सहारा लेती है। रायपुर से IND 24 के लिए संवाददाता गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। गोहार छत्तीसगढ़ कर्ज का मर्ज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं गोहार पॉइंट्स पर। क्या नई सरकार पर बोझ नहीं बनेंगी फ्री बीज? छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति को लेकर क्या है सच? लोक लुभावन वादों की होड़ में क्या नहीं डाल दिया गया खजाने पर बोझ? कर्ज के मर्ज से कैसे मिले निजात? ये अहम गोहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। तो जिस तरह से अब नई सरकार का स्वागत करने के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और मतगणना के बाद राज्य में किस दल की सरकार होगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर वापसी करेगी या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर सत्ता पर काबिज होगी? ये तो 3 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के आर्थिक सेहत की, खजाने की, कहा जा रहा है वो नासाज है। उसका कारण है लगातार कर्ज का बढ़ना, कर्ज का बोझ, और तकरीबन जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं 84-85 हजार करोड़ से ज़्यादा का कर्ज छत्तीसगढ़ पर है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में छत्तीसगढ़ से गई उस समय तकरीबन 41-42 हजार करोड़ रुपए कर्ज था, लेकिन 5 सालों में ये 2 गुना हुआ। और बात की जाए 2023 चुनाव की तो दोनों ने ही, चाहे वो कांग्रेस की बात करें फिर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम सारे लोक लुभावन
वादे जनता से किए हैं अपने घोषणा पत्र में, जाहिर सी बात है जिसकी भी सरकार बनेगी उनको पूरा करना उनके एजेंडे में होगा, उनकी प्राथमिकता में होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो कर्ज का बोझ है वो और ही बढ़ेगा। आज इसी पर जो छत्तीसगढ़ की सेहत है उस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब, स्वागत करूंगा मधुकर जी आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में हैं श्री कुमार मेनन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका सर। और हमारे साथ में हैं विमल चोपड़ा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं मधुकर जी आपके पास में आता हूं, थोड़ा सेहत जान लेता हूं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो आर्थिक बोझ है, जो कर्ज है, लगातार बढ़ा है। अगर देखें सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और आज 23 साल का जो सफर है, सनय ये कर्ज बढ़ता गया। क्या किसी की भी सरकार बने, कोई भी सरकार जब आएगी तो उसके सामने उसका वेलकम कर्ज से होगा, जो सेहत खराब है उससे होगा? सर समझना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की सेहत को। सक्सेना जी, आपने पहले ही कह दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार की सेहत थोड़ी नासाज है, कोई दो राय नहीं है इसमें जी। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, ठीक है वो राज्य के मुखिया हैं, तो ये तो वो नहीं कहेंगे कि सरकार कर्ज से डूबी हुई है या सरकार पर इतने 1000 करोड़ का कर्ज है। उनका कहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं होगा और कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था संतोषजनक है, लेकिन हकीकत सबको पता है कि संतोषजनक नहीं है। इतनी घोषणाएं कर दी गई हैं कांग्रेस द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसको आपने अभी एक लोक लुभावन शब्द दिया, तो इन लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने के लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं लगेगी, अपार धन लगेगा इसमें। और वो धन कहाँ से आएगा, ये एक चिंताजनक पहलू है। सरकार किसी की भी बने, कांग्रेस की बने, बीजेपी की बने, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये होगी कि वो सरकार कैसे शुरू से ही स्थिरता हासिल कर पाएगी, ये है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार पर कर्ज का इतना ज़्यादा बोझ भले ना हो कि वो चरमरा रही है जी, लेकिन बोझ तो है। और कई बार क्या होता है कि जब कोई भी सरकार चुनाव के वक्त खास तौर से उसे लगता है कि हम दोबारा शासन में आएंगे, तो बहुत सारी घोषणाएं कर देती है या बहुत सारा धन खर्च करती है, जनहित में करती है। ठीक है, होना भी चाहिए जनहित में, लेकिन कई बार अंततः स्थिति ये बनती है, आपने भी देखा होगा और हम लोगों ने, पत्रकारों ने देखा है कि कई बार तो ये होता है कि आने वाली सरकार के सामने बड़ा संकट रहता है कि पैसा कहाँ से आए, और विपक्ष आरोप लगाता है कि पिछली सरकार ने कंगाल कर दिया स्टेट को। वो स्थिति कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी है। चलिए, कब बिल्कुल सही मधुकर जी, आप बिल्कुल बेहतर बात, वाजिब बात कह रहे हैं। मैं सीधे श्री कुमार मेनन जी के पास में आता हूं। मेनन जी, चुनाव में तमाम सारे वादे किए गए हैं, वो पूरा करना भी प्राथमिकता होगी, क्योंकि आपको, अगर आपकी सरकार फिर से आती है तो आपको जनता से किए गए वादे, दोनों के लिए सवाल है। क्योंकि मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि 3 दिसंबर को ही मालूम होगा कि सरकार किसकी होगी, लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो खजाने की स्थिति है वो बेहतर नहीं है और वादे बहुत सारे हो गए हैं। एक लंबी लिस्ट हमारे साथ में सामने है, चाहे सिलेंडर की बात की जाए, चाहे भूमिहीन मजदूरों की हम बात करें, हम किसानों की फिर कर्ज माफी की बात करें, धान में प्रति क्विंटल दर से धान खरीदी की बात करें, तमाम सारे तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो एक लंबा पिटारा है, एक बड़ी चुनौती होगी सेहत को देखते हुए, क्योंकि वेलकम कर्ज से हो रहा है 2023 के इस चुनाव में। देखिए राजेश जी, चाहे वो देश का मामला हो, चाहे वो प्रदेश का मामला हो, शायद ही कोई ऐसा प्रदेश है देश के अंदर में जहां पर कर्ज के माध्यम से वो सरकारें नहीं चल रही। यूपीए सरकार के दौरान जो कर्ज की राशि थी केंद्र सरकार के ऊपर वर्ल्ड बैंक से, उससे 5 गुना ज्यादा वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार, जो अपने आप को अर्थव्यवस्था अच्छा करने की बात करती है, उनके द्वारा कर्ज लिया गया है। रही बात स्टेट की बात हम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कर्ज या
फ्रीबीज या लोगों को सुविधाएं देने की बात क्यों आ रही है? जी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा आज सिलेंडर पे हम क्यों देना चाह रहे हैं लोगों को सब्सिडी? क्योंकि जो इस प्रकार से इन 9 सालों के अंदर में जो 450 रुपए का सिलेंडर था उसको 1100 और 1200 तक पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। कहीं ना कहीं जनता के ऊपर वो बोझ है, उस बोझ को कम करने के लिए हमको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ी। किसानों की बात करें, किसाने पहले आत्महत्या करते थे छत्तीसगढ़ के अंदर में, लगातार ये खबरें आती थी, आप लोग को दिखाते थे और अखबारों में भी छपता था। आज एमएसपी बराबर मिल जाने के कारण आज किसान के साथ वो सुविधा नहीं है जो पहले थी। वो कर्ज के बोझ पे दबा हुआ नहीं है। और उसके अलावा कर्ज माफी हम इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं इससे किसान मजबूत होता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आवश्यकता के अनुरूप जी। और सबसे बड़ी बात राजेश जी, ये बात कौन उठा रहा है? भाजपा के लोग उठा रहे। सुनील सोनी जी बात कर रहे हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि देश के अंदर में 1.5 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का एनसीएलटी के माध्यम से कुछ चुनिंदे 10, 12, 15 इनके व्यापारी मित्र है, इनका कर्ज माफी को माफ करके राइट ऑफ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। सुनील सोनी जी को उसका जवाब देना चाहिए, चाहे वो अडानी हो, चाहे बाकी जो बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो ऐसे ग्रुप्स हैं, ज्योति स्ट्रक्चर के, उनवर्थ के, ऐसे रायपुर के भी जुड़े हुए लोग हैं। एनसीएलटी का 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज माफ किया है उनका। और हम जो देते हैं, चलिए सर, के लिए देते हैं। मैं आता हूं, सेकंड राउंड में आऊंगा, बाकी की बात उस समय होगी। सीधे विमल चोपड़ा जी के पास में आ जाता हूं। चोपड़ा जी, आप भी पीछे नहीं हैं वादों को लेकर अगर बात की जाए 2023, लेकिन जिस एक बार फिर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा खजाने की सेहत को लेकर, क्योंकि अगर कांग्रेस ने भी तमाम सारे ऐलान किए हैं अपने घोषणा पत्र में कि आएंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे, बीजेपी भी पीछे नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल उसी बात को लेकर है कि लगातार बढ़ता हुआ जो एक बोझ है कर्ज का, कहीं ना कहीं इससे जो वित्तीय स्थिति है वो छत्तीसगढ़ की गड़बड़ा सकती है। कैसे देखें या कैसे देखती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, थोड़ा सा समय देंगे। जी सर। अभी मेमन साहब कह रहे थे कि किसान कर्ज के बोझ में नहीं दबा है, तो फिर कर्ज माफी क्यों? किसान कर्ज के बोझ में नहीं दबा है, आपने किसान को बहुत संपन्न बना दिया, तो कर्ज माफी आप एक सीधे प्रकार से घूस दे रहे हैं वोट के लिए। आप समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, और आप पूरे केंद्र में जो लागू नहीं किया गया है, 1200 सिलेंडर के 450 दे रहे हैं, वो क्या है? चलिए आप ही बोल लीजिए, मैं चुप सर आता हूँ। मेनन जी आता हूँ मैं, आपके पास पर्याप्त नहीं 1 बाय 1 रहेगा सर। दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है 1 बाय 1 आएंगे तो बेहतर। छत्तीसगढ़ की जनता, नहीं सर, छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, लेकिन मेरा कहना है कि 1 बाय 1 आएंगे। मेनन साहब, विमल जी आप बोलिए। आप देखिए, अभी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू था जी सौरभ द्विवेदी के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि आपने 5 साल में 66% कर्ज जो है आज सरकार का, वो आपके 5 साल का है। 15 साल में 33% और 5 साल में 66%। किस तरफ ले जा रहे हैं आप सरकार को? किस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन जो है आपकी सरकार ने किया, उसका कारण क्या बताऊं? कि जो सरकारी खजाने में पैसा जाना था वो इनके जेब में और एटीएम के रूप में दिल्ली उपयोग कर रहा था। 22,000 करोड़ जो है, मैं बता रहा हूं, शराब का घोटाला निकलेगा, इनकी जांच होगी पूरी, तो कोयले का घोटाला, रेत का पैसा जो खजाने में जाना चाहिए था वो जो है इनकी नेताओं के जेब में गया, सरकारी खजाने में नहीं गया। ऐसी सरकारी खजाने में डाका डालने वाली देश की ये पहली सरकार है। इस कारण इनको इतना ज्यादा कर्ज लेना लेकिन पड़ा। सर अभी तो वित्तीय सेहत की बात है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आपके सामने भी तो जो लोक लुभावन जो वादे किए हैं वो भी एक चुनौती होगी उनको पूरा करना। जी जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसको भी सत्ता प्राप्त करना है और सत्ता प्राप्त करके लोग जो कल्याण है उनके काम करने हैं। कांग्रेस यदि इस प्रकार की घोषणाएं करेंगी जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की, तो भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन अन्य काम जो है, कानून व्यवस्था ठीक करने का काम,
इनकी जो तुष्टीकरण नीति के कारण जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनको ठीक करने का काम, सीएएनआरसी का काम, जो कश्मीर की स्थिति है 370 वहां खत्म करने का काम, इन सब के लिए भी हमको सरकार में आना चौबड़ा जरूरी साहब है। आऊंगा, सेकंड इसलिए राउंड हम में आऊंगा, सरकार में मधुकर आएंगे द्विवेदी और ये जी के काम पास भी में आ जाता करेंगे। हूं। और उसी बात को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल चोपड़ा जी कर रहे हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए, सर यही है सत्ता प्राप्त करने के लिए जो चीजें दिख रही हैं, और यही कारण है कि बोझ बढ़ने की वजह यही है। चोपड़ा जी का आकलन अपनी जगह ठीक है जी, पर दूसरे भी कारण होते हैं जी, और वो दिख भी रहे हैं। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी राजनीतिक दल का जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य प्रकारांतर में अगर हम कहें तो सीधा लक्ष्य होता है सत्ता हासिल करना। और अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो ये संकट उनके सामने भी आएगा जी। उनको भी खजाना कोई बहुत भरा पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उसको पूरा करने के लिए भी धन चाहिए। बहुत सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं जो अभी अपूर्ण हैं, चाहे वो सिंचाई की योजनाएं हों, चाहे वो सड़क से संबंधित मामले हों या दूसरे जनहित के मुद्दे हों, वो अधूरे पड़े हैं। बजट नहीं है या बजट है तो आधा अधूरा है। सरकार ने, वर्तमान सरकार का ये लगता है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सब वो पूरा करेंगे। आने वाली सरकार को के सामने संकट होगा कि इन्हें सब पूरा करने के लिए पैसा कहाँ है। और जहां तक घोषणाओं का सवाल है, दोनों ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं और अच्छी बात है, कोई भी राजनीतिक दल अगर जनहित के लिए कोई घोषणा करती है, जनहित के लिए सोचती है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये होना ही चाहिए। एक सवाल है मेरा बनता है, छोटा सा सवाल मधुकर जी मेरा बनता है कि ठीक है, जो जिसकी भी सरकार आती है, जो वादे किए जनता से वो करना पड़ेगा, उनकी कसौटी पर खरा उतरना होगा। लेकिन इसके चलते क्या जो विकास के कार्य हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि राशि तो आपको एन के एन प्रकार ने इस साइड से नहीं तो उस साइड से उसी को आपको रोटेट करना है। तो ये भी एक समस्या होगी सर डेवलपमेंट को लेकर। अब देखिए सक्सेना जी, होता यह है कि जब अंतिम साल होता है, आमतौर पे किसी भी सरकार का जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके सामने होता है कि जनता के बहुत सारे वायदे जो हमने पूरे नहीं किए थे उनको पूरा करने का समय आ गया, क्योंकि हमें जनता के सामने फिर जाना है, जनता को जवाब देना है और जनता सवाल पूछेगी कि आपने ये जो घोषणाएं की थी, आपने जो वादे किए थे, ये पूरा नहीं हुए। तो स्वाभाविक तौर से सरकार की गति थोड़ी बढ़ जाती है और उस स्थिति में मुझे लगता है कि अब सरकारों को, राज्य सरकारों को, हम बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, कमोबेश स्थिति अन्य राज्यों की भी इसी तरह की है। तो मुझे लगता है कि सरकार को यह भी सोचना होगा कि किस तरह से बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया जाए कि उसमें एक सामंजस्य स्थापित हो जाए और बढ़ता हुआ कर्ज को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके। सीधे मैं श्री कुमार मेनन साहब के पास में आता हूं। कुमार मेनन साहब कह रहे हैं, विमल चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि 18 के बाद और तेजी के साथ कर्जा बढ़ा, 66% का वो आंकड़ा रख रहे हैं सामने। देखिए, विमल चोपड़ा जी ने अपनी बातों में बता दिया कि उनका लक्ष्य रहता है सत्ता प्राप्त करना किसी भी तरीके से। सत्ता प्राप्त करने के लिए वो ऐसी घोषणाएं करते हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने जो महिलाओं के लिए योजनाएं चालू करी, छत्तीसगढ़ में 12,000, आज तक कभी इन्होंने अपनी सरकारों में कोई भी ऐसा स्टेट बता दीजिए जहां पर इनकी राज्य सरकार चल रही हो, इन लोगों ने कहीं भी ऐसी घोषणा नहीं की। सिलेंडर के मामले में केंद्र सरकार, मोदी जी सरकार चला रहे हैं, मोदी जी केंद्र सरकार में बैठे हैं, पूरे देश के अंदर सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए। पूरे देश का रेट क्यों नहीं कम करते थे सिलेंडर का, सिर्फ चुनावी राज्यों में क्यों कम कर रहे हैं? ये दिखता है इनकी नीयत कि कैसे ये लोग चुनावी समय में कैसे अपनी नीतियों को बदलते हैं और कैसे जनता को बगलाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने जो बात करी कि लालच या घूस देने की बात, भाई घूस देने का तो एक उदाहरण है। और इसके अलावा हमारा जो अधिकार का जीएसटी का जो पैसा है जो आना चाहिए, वो सही समय पर हमारी राशि आ जाती तो बहुत सारे हमारे खर्च उससे हो सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार जिस प्रकार से रोक के रखता है पैसा, राज्य सरकारों का, छत्तीसगढ़ का भी रुका हुआ है, हजारों करोड़ रुके हुए। अगर वो समय पर राशि दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्रबंधन और अच्छा होता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं। अच्छा, जब बात करते हैं, जब ये फ्रीबीज की बात करते हैं, जब ये 3100 रुपए कांग्रेस पार्टी ने जब किसानों को दिया, 2800 का जब एमएसपी दिया, तब इनको याद आता कि हम 3100 देंगे। जब हम सिलेंडर कम करने की बात करते हैं तो ये भी सिलेंडर कम करने की बात करते हैं।
जब हम 15,000 की बात करते देने की महिलाओं को, तो ये 12,000 देने की बात करते हैं। तो क्या ये भी वही काम कर रहे हैं? और हम जो काम कर रहे हैं वो सीधे सीधे जनता को डायरेक्ट बेनिफिट की बात करते हैं। हम व्यापारियों को या इनके वो भी उनकी घोषणा भी तो जनता से सीधे बेनिफिट देने की बात वो भी कर रहे हैं। अघोषित रूप से जो बॉन्ड पहुंचाते हैं, बॉन्ड्स के द्वारा मदद करते हैं उनको हम नहीं मदद करते। हम मदद कर रहे हैं, हम जनता को, लोगों को, महिलाओं को, मजदूरों को, और उनके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो लोन लेकर सरकारें, हमारी सरकारें इन चीजों को करेंगी। देखिए सर, ये तो मानते हैं, जिस तरह से उनका सवाल है, ये तो आप मानते हैं कि 5 साल में जो कर्जा वो 2 गुना हो गया। जब रमन सिंह यानी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में गई, तकरीबन 41,695 करोड़ रुपए का कर्ज था, अब जस्ट डबल 82-83 के आसपास पहुंच गया है। नहीं, देखिए ये फिगर भाजपा का फिगर भाजपा ने अपने तरीके से बताया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है वो उतना नहीं है। चलिए सर, वक्त कम है, सीधे विमल चोपड़ा जी का भी वर्जन ले लेते हैं। विमल चोपड़ा साहब जवाब दे दें। झेलना पड़ा, वो कह रहे हैं कि देखा देखी ये करते हैं, ऐसी परिस्थिति आई थी। सर चलिए ठीक है सर। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देते हैं बिना कांग्रेस के अध्यक्ष के, बिना सहमति के, कि कर्ज माफी की जाएगी। आपने कर्ज माफी की घोषणा कर दी बिना कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछे, बिना कुछ जाने, और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठे रहे करके। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा घोषणा पत्र लाया कि कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। इन लोगों ने महतारी वंदन का जो फार्म है उसके लिए पुलिस को लगा दिया कि पकड़िए, उनको जेल में डालिए, उनके कार्यकर्ताओं। अरे आप घोषणा कर रहे हैं, उसका नहीं, हम घोषणा कर रहे हैं तो सरकारी अमला लगा रहे हैं। आपको दूसरी बात बता दो कि आपका जो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए तो वो नहीं जा रहा है। आप अडानी की बात कर रहे हैं, आपने छत्तीसगढ़ से अडानी को भगाया तो नहीं? कोयला कौन खनन कर रहा है? महानदी का पानी अडानी को आपने दिया है। आपके राजस्थान में आपकी सरकार है, 60,000 करोड़ का काम अडानी को राजस्थान की सरकार ने दिया है। अडानी से एक हाथ में एक जेब में आप हाथ डाल करके पैसा निकाल रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं कि नहीं आप जेब काट रहे हैं करके। अरे आप पहले अडानी को भगा दीजिए छत्तीसगढ़ से और उसके राजस्थान से, आपकी सरकार से। आपने कहा कि गैस सिलेंडर की बात की, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आसाम के चुनाव में गए थे, वहां उन्होंने घोषणा की थी कि 500 में सिलेंडर देंगे। तब उन्होंने छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू किया कि 500 में सिलेंडर छत्तीसगढ़ में? आपकी सरकार क्यों नहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के, आपके मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 500 में सिलेंडर देंगे और छत्तीसगढ़ में उसको लागू नहीं कर रहे हैं? आप किस प्रकार की बात करते हैं कि वहां लागू नहीं किया तो यहां लागू नहीं किया? सिलेंडर का रेट केंद्र सरकार तय करता है। चलिए छोटा सा कमेंट मधुकर जी के, मैं छोटा एक क्लोजिंग कमेंट्स मैं मधुकर जी के से चाहूंगा। कर्ज का बोझ बढ़ रहा है सर, अब आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन की, कि ठीक है आप कर्ज लीजिए क्योंकि आपको डेवलपमेंट भी करना है, आपको कहीं ना कहीं जो जन कल्याणकारी काम है वो भी पूरे करना है, लेकिन इसके साथ आपको वित्तीय प्रबंधन की तरफ भी देखना होगा। सर छोटा सा कमेंट चाहूंगा। देखिए सक्सेना जी, बस 3 दिन की बात और है जी। 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ में नई सरकार आएगी। नई सरकार वित्तीय प्रबंधन को किस तरह से सुनिश्चित करेगी, कैसा ढांचा तैयार होगा, और फिर सरकार के पास वक्त होता है। तो अब ये सिर्फ 3 दिन की बात रह गई जी सर। मुझे लगता है नई सरकार के सामने समस्या तो आएगी, वित्तीय प्रबंधन जो गड़बड़ाया हुआ है उसको ठीक करने में, चाहे वो कोई भी सरकार हो। सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है इस समय, कांग्रेस भी दोबारा सरकार में आएगी, दूसरी बार सरकार बनाएगी, तो उसको भी अपना घर ठीक करने में समय लगेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से सरकार चलाएगी। चलिए बेहतर बात मधुकर जी आप कह रहे हैं, सरकार किसी की भी आए, लेकिन एक चुनौती ये भी होगी, एक तरफ आपने जो जनता से वादे किए हैं वो आपको पूरे करना है, डेवलपमेंट को भी छत्तीसगढ़ में तेजी से आगे बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन की तरफ भी आपको देखना होगा। 3 दिसंबर के बाद किस तरह की तस्वीर छत्तीसगढ़ की बनती है। तीनों मेहमानों का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से वेलकम के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है नई सरकार को लेकर, क्योंकि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद ये तय होगा कि छत्तीसगढ़ के सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होता है। और उसी के बाद जो एक कहीं ना कहीं जो कर्ज बढ़ रहा है उसका मर्ज भी
राजनीतिक दलों को या जो नई सरकार आएगी उसको देखना होगा। गोहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।